गुड मॉर्निंग क्रैकर्स। देखो, कल जो है हमने किडनी का फोर्थ पार्ट किया था, है ना। किडनी थोड़ी इम्पोर्टेंट थी, इसलिए उसको 4 पार्ट में कवर किया है। तो लेक्चर में गलती से पार्ट 3 लिखा गया, पर हम उसमें थंबनेल में उसको चेंज करके करेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी जो है हमारा किडनी का पूरा हो चुका है, तो हम कर रहे थे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अभी बेसिक सी बात है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में तुम्हें बेसिक बेसिक बातें पता चल गई होंगी कि बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो अभी आप कमेंट में बता सकते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। आज जो है हम एक बार रीकैप करेंगे, क्योंकि रीकैप करना ज़रूरी है, क्योंकि किडनी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। रीकैप के बाद हम करेंगे लंग्स, और थोड़ा सा यूरिन के बारे में स्टडी करेंगे कि इसका पीएच क्या होता है, इसके अंदर वेस्टफुल मटेरियल क्या है, और कैसे यूरिन हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम का लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो ये सब हम आज के इसमें लेक्चर में देखेंगे। तो अभी फटाफट एक बार रिकैप करते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ लिया था, उसके बाद हम अपने लंग्स वाले टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने, ये देखो, ये रहा क्वेश्चन, लास्ट लेक्चर में दिया था मैंने क्वेश्चन, है ना। कुछ पढ़ाया था तभी क्वेश्चन दिया गया था। तो मुझे लग रहा है कि आपने जिसने पढ़ा है उसने कमेंट कर दिया होगा, जिसने नहीं पढ़ा है उसको तो ये कन्फ्यूज़न ही लग रहा होगा, ठीक है। तो ये भी, इसका आंसर भी हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो, हमने क्या देखा था कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। वो सारी रिएक्शंस जो हमारे मेटाबॉलिज्म में काम करती हैं, हमारे डाइजेशन में काम करती है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में काम करती है, उन सब रिएक्शंस को बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये दो टाइप की होती हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक वो होती है जिसके अंदर यूज़फुल प्रोडक्ट्स का क्रिएशन होता है इसके अंदर, जैसे कि हमारे एंजाइम्स जिस भी रिएक्शन से बनते हैं ना, उन सबको एनाबॉलिक रिएक्शंस ही कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए फोटोसिंथेसिस। अब ये इसका एग्जाम्पल कैसे है, काफ़ी डिटेल में कराया हुआ है मैंने, तो वो कंप्लीट लेक्चर देख लेना। फिर एक था हमारा कैटाबॉलिक रिएक्शंस, वे होती हैं जिनके अंदर हमारा जो एनाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है ना, यूज़फुल प्रोडक्ट, वो यूज़ होकर किसी भी तीसरे यूज़फुल प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करके चौथे यूज़फुल प्रोडक्ट में बनाना। यानी कि एनाबॉलिक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट था उसको यूज़ करके किसी और चीज़ को ब्रेक करना। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करते हैं, प्रोटीन है, प्रोटीन को ब्रेक करते हैं, फैट है, फैट को ब्रेक करते हैं, किस में करते हैं, फैटी एसिड में करते हैं, प्रोटीन को किस में करते हैं, एमिनो एसिड में करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं, एंजाइम्स की हेल्प से करते हैं। यानी कि जो ब्रेक डाउन का जो प्रोसेस है ना, एंजाइम्स की हेल्प से, वो सारे कैटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर आएंगे, ठीक है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल था हमारा रेस्पिरेशन का। कैसे था, ये काफ़ी डिटेल में कराया हुआ है, अगर किसी को इसमें हल्की फुल्की भी डाउट है ना तो वो रिकैप कर लेना, ठीक है। फिर हमने देखा था कि हमारे जो ये हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, इसके अंदर 2 टाइप ऑफ वेस्ट करते हैं हम। एक तो ऑर्गेनिक वेस्ट, और एक हमारा बनता है इनऑर्गेनिक वेस्ट। मतलब हमारे शरीर के लिए 2 चीज़ें बिल्कुल ही वेस्ट हैं, उनमें से एक तो ऑर्गेनिक भी है, एक इनऑर्गेनिक भी है। ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, और जैसे हमारा स्वेट्स वगैरह हो गए, हमारा सीबम होगा, सीबम ग्लैंड से जो हमारा वैक्स निकलता है वो हो गया, और फिर हमारा स्टूल हो गया, सॉलिड वेस्ट हो गया, ठीक है। ये सारे मैं डिटेल में करा चुका हूँ, ये भी तो अभी फटाफट रिकैप कर लो, तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा दूसरा नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जिसको हम इनऑर्गेनिक वेस्ट की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे हमारी बॉडी जब भी प्रोटीन तो सबको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, पर प्रोटीन को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। इसको यूज़ करने के लिए इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है अमीनो एसिड में। फिर वो अमीनो एसिड जो है वो यूज़ होता है, हर एक हमारी बॉडी सेल, हमारे बॉडी के टिश्यूज़ उस अमीनो एसिड को यूज़ करते हैं, और यूज़ करने के बाद अमोनिया रिलीज़ करते हैं, अमोनिया। तो जो अमोनिया है ना, इसी को हम नाइट्रोजीनियस वेस्ट बोल देते हैं, ठीक है। फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अमोनिया को डायरेक्ट ही सिक्रीट कर देते हैं, यानी अपनी बॉडी से बाहर फेंक देते हैं डायरेक्ट। ऐसे सभी ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं एमोनोटेलिक। पर हम ऐसे ऑर्गेनिज्म नहीं हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स वही हो सकते हैं जिनके पास काफ़ी सारा लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, ठीक है। तो बेस्ट एग्जांपल क्या होगा इसके, एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। फिर आता है यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स वे होते हैं जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को अमोनिया के फॉर्म में कभी भी सिक्रीट नहीं करते, अमोनिया की फॉर्म में कभी भी एक्सक्रीट नहीं करते, वे उसको यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो यूरिन की फॉर्म में करने वाले हो गए यूरियोटेलिक। बेस्ट एग्जांपल हम ह्यूमन्स ही हो गए, ह्यूमन्स, सारे मैमल्स इसी के अंडर आते हैं। फिर आता है हमारा यूरिकोटेलिक। ये बेचारे ऐसे हैं जो ना अमोनिया को सिक्रीट कर सकते, एक्सक्रीट कर सकते, ना ही यूरिया को, यानी कि यूरिन को भी नहीं कर सकते। ये करते हैं डायरेक्ट यूरिक एसिड, ठीक है। कौन कौन होते हैं, बर्ड्स और कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं,
ठीक है, अब रिकैप हो रहा है तो बर्ड्स होते हैं, कुछ बर्ड्स के नाम आप फटाफट बता दो कमेंट में कि किस बर्ड का लगता है आपको कि वो यूरिक एसिड को फेंकता है बाहर अपने शरीर से। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो यूरिक एसिड है ना ये इनसोल्यूबल है वाटर में, इनसोल्यूबल है वाटर में। क्या अमोनिया भी इनसोल्यूबल है वाटर में? तो उसका आंसर है नहीं, अमोनिया सोल्यूबल है वाटर में, पर इसको घोलने के लिए काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसलिए ह्यूमन इसको कभी भी एक्सक्रीट नहीं करते क्योंकि हम इतना पानी हैंडल नहीं कर सकते। 2 से 5 लीटर तो पी लोगे पर इतने में कुछ नहीं होता, इसके लिए तो आपको काफ़ी सारी 4-5 बाल्टियाँ से भी ज़्यादा पीना पड़ेगा, मतलब काफ़ी सारा पानी लगेगा, इसलिए हम इसको एक्सक्रीट नहीं कर सकते। अगर किसी इंसान ने इसको डायरेक्ट एक्सक्रीट कर दिया ना तो उसको तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी और डेथ हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने देखा था किडनी। किडनी हमारी बॉडी में 2 होती हैं, बीन शेप की होती हैं, फिर इसकी कुछ हमने देखी थी थिकनेस कितनी होती है, जैसे ट्रिक बताई थी मैंने, ऐसे डायरेक्ट नंबर याद करो 2 3 5 7 10 12 और 12 17 फिर 0 लगा दो। ठीक है, ये तो होगी हमारी थिकनेस, ये होगी उसकी चौड़ाई मतलब विड्थ, फिर ये होगी हाइट मतलब वो कितनी लंबी होती है किडनी, सिर्फ 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है अप्रोक्सीमेटली, इतनी सी लगा लो, इतनी सी लगा लो। ठीक है, फिर होते हैं हमारे 120 से 170 ग्राम इसका वेट। एग्ज़ाम में इसके बीच में अप्रोक्सीमेट भी पूछा जा सकता है, तो अप्रोक्सीमेट भी ध्यान रखना, होता इतना ही है 120 से 170 ग्राम, इसके अराउंड ही रहता है वेट। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो किडनी है ना, तुमने सुना होगा काफ़ी केसेस में क्या होता है कि भाई फलाने के किडनी स्टोन हो गया है ना, ब्ला ब्ला पर्सन के किडनी स्टोन हो गया है, XYZ के किडनी स्टोन हो गया है। तो किडनी स्टोन का साइंटिफिक नेम आ जाता है कई बार एग्जाम में, तो उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, फिर इसको लिथोट्रिप्सी से इसको रिमूव किया जा सकता है। अब लिथोट्रिप्सी क्या होता है? लिथोट्रिप्सी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम साउंड वेव्स को यूज़ करके और किडनी स्टोन को ब्रेक कर देते हैं, उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए उसको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लिथोट्रिप्सी, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना। ठीक है, फिर हमने देखा था कि किडनी है, किडनी कुछ 4-5 फंक्शन करती है हमारी बॉडी में। क्या करती है? 4-5 फंक्शंस करती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें से पहला तो हो गया, ये पहली बात तो ब्लड फिल्टर ही करेगी। ठीक है, पहला तो ब्लड फिल्ट्रेशन हो गया। दूसरा हो गया कि ये हमारे जो वाटर है, वाटर को बैलेंस करता है हमारी बॉडी में। कैसे करता है ये मैंने बताया था, क्योंकि इसके अंदर किडनी के अंदर एक ADH नाम का हार्मोन होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है ना। कितनी यूरिन बननी है कितनी नहीं बननी है वो सारा डिसाइड यही करता है। अब यूरिन में होता क्या है? पानी और एक्सेस ऑफ साल्ट और वेस्ट मटेरियल होता है। तो वो पानी को मैनेजमेंट करने का काम किसका हो गया? किडनी का हो गया। किसके थ्रू हो गया? हमारे हार्मोन के थ्रू हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर ये हमारा ब्लड फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। देखो ब्लड फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करता है, जैसे मान लो ये किडनी है, किडनी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं EPO। क्या बोलते हैं? EPO। इसका फुल फॉर्म क्या होती है? आइथ्रोपोइटिन। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको हाईलाइट कर लेना, स्टार लगा लेना। तो EPO हमारे बॉडी में हार्मोन होता है। जब ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है ना, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन में, जैसे मान लो हम रनिंग कर रहे हैं, अब लैक ऑफ ऑक्सीजन कब होगी? जब हम रनिंग कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से रनिंग कर रहे हैं, तो हमारे लंग्स जो जल्दी जल्दी सांस लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उसको पूरा करने के लिए जल्दी जल्दी से हमारी जो बॉडी है वो जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में EPO रिलीज़ होता है। जो EPO ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज़ करता है, और जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो RBC फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर क्वेश्चन बनता है कि RBC फॉर्मेशन होती कहाँ है? तो ये बोन मैरो में होती है। बोन मैरो में ये सब होता है, ये सारा प्रोसेस। ठीक है, बोन मैरो कहाँ मिलती है? ये हमारी बोन्स के अंदर मिलती है। 2 टाइप ऑफ बोन मैरो होती है, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा हुआ हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, जब हमने स्केलेटन सिस्टम किया था ना, वहाँ हमने किया हुआ है। सो आई गेस नो वन हैव डाउट अप टिल नाउ। ठीक है, तो मुझे नहीं लग रहा किसी को अब तक डाउट है, और कुछ भी फिर भी रहती है तो हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब अगला हमने देखा था कि लंग्स जो है वो ब्लड प्योरीफाई करते हैं, ब्लड को फिल्टर नहीं करते हैं। इस चीज़ इन दोनों जो है ना, ब्लड फिल्ट्रेशन और ब्लड प्योरीफिकेशन, अगर मान लो किसी पेपर में जो क्रिएटर है उसको थोड़ा मतलब हार्ड बनाना है ना, तो वो इन दोनों शब्दों का यूज़ करेगा। अगर ब्लड फिल्ट्रेशन लिखा आ रहा है तो समझ जाओ किडनी की बात हो रही है, क्योंकि किडनी ब्लड फिल्टर करती है, प्योरीफाई नहीं करती। तो जो प्योरीफिकेशन होता है हमारा ब्लड प्योरीफिकेशन, इसका मतलब है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना हमारे ब्लड के अंदर, उसको रिमूव करके ऑक्सीजन ब्लड के अंदर ऐड करना। क्योंकि हमारी ब्लड को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर कौन है? हमारा हीमोग्लोबिन।
ये भी एग्जाम में आता है कि कौन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ही है वो जो रेड कलर भी देता है, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर भी वही है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम बोलते हैं प्योर ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। फिर हमने देखा था कि जो ब्लड फिल्ट्रेशन है ना, कौन करता है? किडनी करती है। कैसे करती है? 3 स्टेप से करती है। सबसे पहले तो होता है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर उसके बाद सिलेक्टिवली एब्जॉर्प्शन, और फिर कलेक्टिंग यूरिन। अब देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर ब्लड से सब कुछ ही फिल्टर कर दिया जाता है, यूज़फुल थिंग्स भी और वेस्ट प्रोडक्ट भी, सब कुछ फिल्टर कर दिया जाता है। उसमें सिर्फ ब्लड बच जाता है, ना उसके अंदर कोई विटामिन, ना मिनरल, ना कोई एनर्जी का सोर्स, ना कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। बचता है तो सिर्फ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इसी वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो फिल्टर नहीं होती। क्या क्या नहीं होती? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद होता है सिलेक्टिवली एब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिवली एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? पीसीटी में होता है। पीसीटी मैंने बताया था ना कि पीसीटी क्या होता है? पीसीटी होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। ये सारे नेफ्रॉन के अंदर की स्टडी चल रही है। लास्ट लेक्चर जो लिया था ना, उसके अंदर हमने डिटेल में इसका डायग्राम देखा था। तो अगर किसी को डाउट है तो वो डायग्राम दोबारा देखो, और वो लेक्चर दोबारा रिकैप कर सकते हैं। पर मैं यहाँ भी क्लियर कर दूंगा कि क्या होता है। जो पीसीटी है ना, ये कुछ ट्यूब्स होती हैं, जैसे किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स में दिखाया था ना मैंने, ये तो हो गया ग्लोरमुलस हो गया, जहाँ पे हमारी घूम घूम कर निकलती है हमारी वेन। फिर उसके चारों तरफ होता है बाउमन कैप्सूल। यहाँ से फिल्टर होने के बाद एफरेंट एर्टियोली से ब्लड जाता है, और जो फिल्टर्ड ब्लड है वो यहाँ से जाता है किसके अंदर? पीसीटी में। फिर वो पीसीटी ऐसे घुमावदार जाता है, ये लूप ऑफ हैनल बनता है नीचे, और फिर ये घूम के यहाँ पे डीसीटी में आ जाता है। फिर वहाँ से कलेक्टिंग ट्यूबल्स में आ जाता है, और फिर यहाँ पे एल्विस होता है, जहाँ पे टेम्परेरीली स्टोर होता रहता है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट हमें नहीं है, क्योंकि हम ये डायग्राम देख चुके हैं, ठीक है। फिर देखो पीसीटी क्या होती है? हमारी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स होती हैं, जो 70 से 80% जो यूज़फुल थिंग्स होती हैं ना, यहाँ पर ये रीएब्जॉर्ब होती हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत तो है, वो सारी रीएब्जॉर्ब होंगी। अब वो रीएब्जॉर्ब होंगी सिलेक्टिवली मेथड से होंगी, मतलब सब कुछ रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, सिलेक्टिव प्रोडक्ट ही रीएब्जॉर्ब होगा। जैसे पीसीटी के अंदर 70 से 80% मटेरियल रीएब्जॉर्ब हो चुका होगा, बचा हुआ जो एब्जॉर्प्शन है वो हैनल लूप्स में होगा। कितना? लगभग 4 से 5% होगा। क्या क्या होगा? नमक या फिर पानी, NaCl या फिर वाटर। इसमें से जिस भी चीज़ की हमें बॉडी को नीड होगी ना, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जिसकी नीड नहीं होगी, एक्सेस होगा, वो सारा इसमें एब्जॉर्ब नहीं होगा, और वो आगे चला जाएगा डीसीटी में। फिर डीसीटी की बारी आती है। डीसीटी में क्या एब्जॉर्ब होता है? पहले तो डीसीटी होता क्या है? डीसीटी भी पीसीटी की तरह ही ट्यूब्स है, ठीक है। ये ट्यूब है जिसको बोलते हैं हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, ठीक है। इसके अंदर फिर 8 से लेके 18, 15, 16, 18 के आसपास तक का जितना भी मटेरियल नीड में है, ज़रूरत में है, वो सारा जो ज़रूरत है हमारी बॉडी को, वो सारा रीएब्जॉर्ब होगा डीसीटी में, ठीक है। तो मेजॉरिटी चीज़ें होती है, जैसे हमारे आयंस जो है ना, वे डीसीटी में एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे जैसे सोडियम आयन, क्लोरीन आयन और पोटेशियम आयन, ये लगभग हमारे डीसीटी के अंदर ही एब्जॉर्ब होते हैं। फिर जो भी हमारा वेस्ट बच गया ना, उसको कलेक्ट कर लेते हैं, और उसी को बोलते हैं कलेक्टिंग यूरिन, कलेक्टिंग ट्यूबल्स के अंदर, ठीक है। फिर वो कलेक्टिंग ट्यूबल्स ऐसे होता है, ये हमारी डीसीटी थी, ये हमारा लूप ऑफ हैनल हो गया, ये हमारी पीसीटी, ये हमारा बोमन कैप्सूल, इसके अंदर हमारा ग्लोरमुलस, और ये हमारी होगी आर्टरी वेन्स होती ना, एर्टियोल, रेनल आर्टरी और रेनल वेन। ये होगी रेनल वेन, ये होगी रेनल आर्टरी, ये लूप ऑफ हैनल, और ये थी हमारी एफरेंट एर्टियोली, और ये हमारी एफरेंट एर्टियोली। ये दोनों डिफरेंस है, बोलने में प्रोनाउंसिएशन में सेम लग रही है, पर डिफरेंस है, ठीक है। ये मैंने कल बताया था क्या डिफरेंस है, तो वो रिकैप कर लेना अगर थोड़ी भी डाउट है तो। फिर हमने देखा कि डीसीटी है, डीसीटी के अंदर 2 टाइप के हार्मोन्स भी होते हैं, यानी कि हमारी किडनी के अंदर हमें तीसरा हार्मोन पढ़ रहे हैं। पहला तो हो गया हमारा ईपीओ, दूसरा हो गया हमारा एडीएच, तीसरा हो गया हमारा पीटीएच, ठीक है। ईपीओ तो हमने देखा था जो आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है लैक ऑफ ऑक्सीजन की टाइम पे। फिर आता है हमारा एडीएच, एडीएच होता है हमारे किडनी के डीसीटी वाले पोर्शन में। डीसीटी का होता है, ये बेसिकली सारा सिस्टम हमारा नेफ्रॉन के अंदर चल रहा है, किडनी नेफ्रॉन से बनती है, नेफ्रॉन के अंदर का सिस्टम चल रहा है ये सारा जितना भी हमने देखा है, ठीक है। फिर एडीएच, एडीएच क्या काम करता है? इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यही हार्मोन है जो हमारी यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कितनी यूरिन बनेगी, कितनी यूरिन नहीं बनेगी, वो सब यही हार्मोन डिसाइड करता है। अगर हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन है तो उस कंडीशन में जो ये हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना, ये ज़्यादा बनेगा,
डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, ताकि यूरिन कम बने। क्यों? क्योंकि ये यूरिन फॉर्मेशन से उल्टा काम करता है। अगर हमने काफ़ी सारा पानी पी लिया तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन बिल्कुल ही कम बनेगा, ताकि यूरिन ज़्यादा बने। ठीक है, समझ रहे हो कि ये उल्टा काम करता है। मतलब अगर ये ज़्यादा बनेगा तो यूरिन कम बनेगी, अगर एडीएच ज़्यादा कम बनेगा तो यूरिन ज़्यादा बनेगी। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में ऐसे घुमा के क्वेश्चन देगा, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम तो पढ़ के जा रहे हैं। ठीक है, फिर एक हार्मोन होता है हमारा पीटीएच, जिसको बोलते हैं पैराथायराइड हार्मोन। ये भी हमारी किडनी में होता है। जो हमारे कैल्शियम आयन होते हैं ना, उनको एब्जॉर्प्शन का काम यही करता है, यही हार्मोन। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि किडनी के अंदर कैल्शियम स्टोर होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पीटीएच हार्मोन ये काम करवाने में हेल्प करता है। विटामिन डी की हेल्प से कैल्शियम स्टोर होता है, एक्सेस कैल्शियम हो जाता है, इसीलिए किडनी स्टोन होता है, जिसको हम कैल्शियम ऑक्सलेट बोलते हैं। ठीक है, फिर लिथोट्रिप्सी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं, आप इंटरकनेक्ट करके पढ़ो, मज़े से पढ़ो, मज़ा भी आएगा। फिर ये जो है ना डीसीटी, ये इम्परमिएबल है वाटर के लिए, मतलब इसके आर पार पानी नहीं जा सकता। मान लो ये हमारी डीसीटी है, यहाँ से मान लो वाटर फ्लो कर रहा है, तो ये एब्जॉर्ब तो कर लेगा पर उस आर पार नहीं जा सकता। सेल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे पर आर पार नहीं जा सकता, डायरेक्ट स्किन के अंदर मिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अब आई गेस इतना हम रिकैप में कर चुके हैं। अब मुझे नहीं लग रहा कि इसके अलग कोई इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो तुम भी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया ही एग्ज़ाम जाएगा। ठीक है, फिर हमने एक लास्ट लेक्चर ख़त्म करते करते एक क्वेश्चन दिया था कि फिल्ट्रेशन हमारे कहाँ होती है। ठीक है, ऑप्शन है किडनी, ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन या बोमन कैप्सूल। तो जिसने पढ़ा था उसने तो आंसर दे दिया होगा, इसके चारों आंसर सही हैं। अब ये एग्ज़ाम में अगर पूछ लेना, अगर ये चारों सही आंसर लगे तो कौन सा सही है, तो उसका आंसर सही होगा नेफ्रॉन। सबसे पहला जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नेफ्रॉन। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में अगर ग्लोमेरुलस ना दे रखा हो ना, तब एग्ज़ाम में नेफ्रॉन सही होगा, पर यहाँ पर ग्लोमेरुलस दे रखा है, इसका मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होगी ग्लोमेरुलस की। ठीक है, उसके बाद हमारी प्रायोरिटी होगी बोमन कैप्सूल की। ठीक है, क्योंकि ग्लोमेरुलस के बाहर बोमन कैप्सूल भी होता है। ठीक है, फिर हमारी होगी इसकी नेफ्रॉन की, थर्ड प्रायोरिटी हम देंगे नेफ्रॉन को, और फोर्थ प्रायोरिटी देंगे किडनी को। ठीक है, अगर चार ऑप्शन में है ना तो हमारा ग्लोमेरुलस बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कई बार क्या करता है एग्ज़ाम में, एक किडनी दे देगा ऑप्शन में, दूसरा दे देगा ग्लोमेरुलस, और तीसरा दे देगा लंग्स, और चौथा कुछ भी ऑल ऑफ दी अबव दे सकता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा ग्लोमेरुलस सही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन में दे दे किडनी, नेफ्रॉन और लंग्स, उसके अंदर फिर हमारा नेफ्रॉन सही होगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। फिर क्वेश्चन में दे दे बोमन कैप्सूल और नेफ्रॉन, लंग्स और ऑल ऑफ दी अबव, तो उसके अंदर हमारा बोमन कैप्सूल सही आंसर होगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए ही था, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब आए या मत आए, हमें क्या है, हम तो पढ़ के जा रहे हैं, हमारा तो एग्ज़ाम अच्छा ही होगा। ठीक है, तो अब हमारा जो ये टॉपिक था, अब लंग्स की बारी है। फिर हम थोड़ा सा यूरिन को भी देखेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में यूरिन को कंप्लीट कर देंगे, और हमारा फिर जो है ना ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो देखना है हमें देखना है लंग्स। हम किडनी को पूरा पढ़ चुके, डिटेल से पढ़ चुके, इससे बाहर हल्के फुल्के ही क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर आएंगे भी तो। वैसे आने तो नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर पेपर हार्ड बनाना है तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते ही हैं, कुछ भी पढ़ लो वे क्वेश्चंस ऐसे आ ही जाते हैं। 100 के 100 तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि बनाते ही ऐसे एग्ज़ाम को। ठीक है, फिर आते हैं हमारी बारी लंग्स की। लंग्स भी हमारी बॉडी का एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मतलब एक टाइप से हमारे एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। क्या एक्सक्रीट करता है? वेस्ट प्रोडक्ट को फेंकता है, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करता है। तो ये किस वेस्ट प्रोडक्ट को करता है? ऑर्गेनिक वेस्ट को करता है। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ऑर्गेनिक वेस्ट को करता है या इनऑर्गेनिक को, तो ऑर्गेनिक को करता है। ठीक है, कौन से को करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को करता है और वाटर को करता है। ठीक है, अब ये वाटर देख के तुम्हें थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये तो नया है ना, पर ये नया नहीं है। देखो हमारा जो लंग्स है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ करता है और वो हमारा पानी भी रिलीज़ करता है। अब देखो जैसे समर गर्मियाँ हैं, ठीक है, गर्मियों के अंदर हमारी बॉडी में पहले ही वाटर लेवल कम रहता है, तो ऐसी कंडीशन में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रह जाते हैं। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन, अब हमारी बॉडी तो चाहेगी नहीं कि हमारी बॉडी सफ़र करे, डिहाइड्रेट हो, है ना। हमारी बॉडी तो ऐसा कुछ नहीं चाहेगी, हमारी बॉडी तो हमारी भले के लिए, आइडियल कंडीशंस के लिए ही काम करेगी, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वाटर रिलीज़ कम हो जाएगा, यानी कि उस कंडीशन में वाटर रिलीज़ कम हो जाता है। कब कम हो जाता है? गर्मियों में। फिर बारी आती है विंटर की। विंटर में क्या रहता है? इसका अपोजिट रहता है, वाटर रिलीज ज़्यादा हो जाता है।
क्योंकि हमारी बॉडी को ऑलरेडी पानी की नीड कम होती है सर्दियों में, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था कि हमारे जो लंग्स हैं वे क्या क्या एक्सक्रीट करते हैं। तो वे हमारे एक तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करते हैं और वाटर एक्सक्रीट करते हैं। फिर क्वेश्चन ये बनता है जो कि इम्पोर्टेंट भी है कि जो कितने कार्बन डाइऑक्साइड और कितना वाटर हमारे लंग्स एक एक दिन में एक्सक्रीट करने के कैपेबल हैं, ठीक है। तो उसका एक आइडिया ऐसे लो, जैसे अप्रोक्सीमेटली 432 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड और 400 ml वाटर, ये डेली बेसिस पे हमारा लंग्स रिलीज कर देता है डेली अप्रोक्सीमेटली 432 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 400 ml ऑफ वाटर। क्योंकि इतनी मेहनत करता है ये हमारा लंग्स, इतना तो पानी फेंक देता है बाहर, वेस्ट है ये हमारी बॉडी के लिए, एक्सेस वाटर को फेंक ही देता है। और अगर हमारी डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, यानी कि बॉडी में पानी की कमी है, तो उस कंडीशन में 400 ml से कम पानी को एक्सक्रीट करता है, ठीक है। तो ये वाला जो था ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो ये एग्ज़ाम में आ जाता है। फिर एक क्वेश्चन ये आता है जो आपको मतलब रटना पड़ेगा। क्या रटना पड़ेगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो कहाँ से एमिट होती है? तो CO2 इज़ एमिटेड फ्रॉम ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनता है हमारा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के किस पार्ट से एक्सक्रीट होती है? तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो लंग्स के पेल्वियरी पार्ट से हमारा एक्सक्रीट होता है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अपनी देख लेना, ये जो सारा गेम साइंस का है, इंग्लिश का नहीं है, तो ज़्यादा ट्रोल वगैरह मत करना, ठीक है। तो हमारा ये लंग्स के बारे में इतना ही था। एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ दो ही चीज़ें एक्सक्रीट करता है, कितना कितना करता है वो बता दिया, समर में कैसे होता है, विंटर में कैसे होता है वो बता दिया, ठीक है। उसके बाद सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड कौन से पार्ट से रिलीज़ होता है वो बता दिया, ये भी इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो हमारा लंग्स का इतना ही था। इसके बाद जो बारी आती है हमारी, हम देखेंगे यूरिन को, ठीक है। जो हमारी यूरिन कितना मतलब कितना ज़्यादा बेसिक सी बात है कि हमारे एग्ज़ाम में सिर्फ वो चीज़ें पूछी जा रही हैं जो हमारे एग्ज़ाम में मतलब बिना एग्ज़ाम के भी अगर किसी को पढ़ना हो ना तो उसको भी नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों की। कोई यूरिन करने जा रहा है, ठीक है, तो उसको पता होना चाहिए कि अगर यूरिन का कलर क्या है। अगर उसको पता है कि यूरिन का कलर ऐसा होना चाहिए, पर वो जब यूरिन जा रहा है तो कलर डिफरेंट आ रहा है, तो उसको पता चल जाएगा कि उसकी किडनी में डिफेक्ट है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में टाइम रहते डॉक्टर के पास जा सकता है और उसकी किडनी को बचाया जा सकता है, ठीक है। तो चाहे एग्ज़ाम में आए या ना आए उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, हमें नॉलेज रहनी चाहिए। नॉलेज होगी तो हमारी हेल्थ बढ़िया रहेगी, और ह्यूमन बॉडी की नॉलेज तो हमारे लिए हेल्पफुल है। हमें पता होना चाहिए हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हमारी बॉडी कैसे काम कर रही है उसका तो हमें पता होना ही चाहिए, है ना। तो इसलिए हम अब देखेंगे यूरिन को, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि यूरिन की स्टडी को क्या कहते हैं? जैसे किडनी की स्टडी को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी को कहते हैं क्यों? क्योंकि नेफ्रॉन ही उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। इन द सिमिलर वे यूरिन की जो स्टडी है उसको बोलते हैं यूरोलॉजी। यूरोलॉजी सिमिलरली यूरोलॉजी तो होगी इसकी स्टडी, और यूरोलॉजिस्ट इसका स्पेशलिस्ट, यानी कि यूरिन के बारे में जो स्पेशलाइजेशन करके बैठा है ना उसको बोलेंगे यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। अब ये तो इजी सा है, यूरिन से ही रिलेटेड वर्ड है यूरोलॉजी, यूरोलॉजिस्ट। फिर क्वेश्चन बनता है कि यूरिन का कलर कैसा होता है? उसका कलर येलो होना चाहिए, पेल येलो होना चाहिए। और वो येलो कलर होता है ये एग्ज़ाम में नहीं आता, वो एग्ज़ाम में पूछेगा कि येलो कलर क्यों होता है, ठीक है। तो येलो कलर होता है हमारा एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट कौन सा होता है? यूरिक्रोम, ठीक है। तो यूरिक्रोम पिगमेंट की वजह से जो यूरिन है उसका कलर कैसा होता है? येलो होता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो यूरिन है हमारी, हम जब भी यूरिन करके आते हैं, जब भी टॉयलेट जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, यूरिन करते हैं, तब एक्सक्रीशन के बाद हमें बदबू आती है, थोड़ी थोड़ी स्मेल आती है, पंजेंट सी स्मेल आती है। तो वो स्मेल किस चीज़ की होती है? ठीक है, वो स्मेल होती है हमारी अमोनिया की, नाइट्रोजीनस वेस्ट की होती है, ठीक है। तो वो स्मेल जो है एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया हुआ था कि वो स्मेल की का रीज़न क्या है, क्यों वो स्मेल रिलीज़ आ रही है, रिलीज़ हो रही है? तो उसका रीज़न है यूरिनोड, ठीक है। यूरिनोड एक ऐसी चीज़ है जो हमारे यूरिन में मिलती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है स्मेल के लिए। जो स्मेल हमारी यूरिन से आती है ना वो यूरिनोड की वजह से आती है,
ठीक है। फिर तुमने देखा होगा जैसे पब्लिक वॉशरूम है ना, पब्लिक है, जैसे यहाँ हमारे आसपास ये सेंट्रल पार्क है जिसको हुड्डा पार्क बोल देते हैं बेसिकली, उसके पास एक काफ़ी सारी रेहड़ियाँ लगती है फास्ट फूड की, शाम को 5 बजे से लेके 4:30 5 से लेके 7 8 9 बजे तक वे लगी रहती हैं। ठीक है, तो उन रेहड़ियों के पास एक पब्लिक वॉशरूम है। और अगर तुम इस एरिया से हो तो तुमने भी देखा होगा कि वहाँ पर कोई भी जब फ्रेश होके आता है तो वहाँ से बदबू आने लग जाती है, काफ़ी ज़्यादा बदबू आने लग जाती है। ठीक है, तो वो बदबू क्यों आती है, उसके पीछे भी रीज़न है। ठीक है, पब्लिक यूरिनल जो है उसके अंदर बदबू आती है, वो बदबू होती है अमोनिया की वजह से। ठीक है, अमोनिया की वजह से वो बदबू आती है। कैसे आती है, जैसे देखो मान लो एक बंदे ने यूरिन कर दी, 2 ने कर दी, फिर ऐसे वो तो पब्लिक है वहाँ पे तो काफ़ी सारे करेंगे, तो यानी कि जब यूरिन जो है ना वो वहाँ कर दी जाएगी एक्सेस अमाउंट में। ठीक है, पानी वगैरह का यूज़ वहाँ पब्लिकली करते नहीं है, क्योंकि इतनी हाइजीनिक पब्लिक वॉशरूम तो सिर्फ बड़ी सिटीज़ में ही रखते हैं, इतना ध्यान रखते नहीं है। और सिविक सेंस की वजह से भी आजकल लोग ध्यान कम दे रहे हैं। वैसे इसके अंदर दोनों का ही रोल है, हमारा खुद का भी रोल है और हमारी गवर्नमेंट का भी रोल है, पर हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपना ही सुधार कर सकते हैं। ठीक है, खुद का सुधार करो, अपनी फैमिली का सुधार करो। अगर हर बंदा अपनी अपनी फैमिली का भी सुधार करता है ना तो सोसाइटी वैसे ही सुधर जाएगी। ठीक है, तो जो यूरिन होती है ना, यूरिन में जब हमारे एरियल बैक्टीरिया मिलते हैं ना, एरियल बैक्टीरिया से क्या मतलब है, जो भी एयर के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वे जब यूरिन के साथ कंबाइन हो जाते हैं ना तब वे अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ करते हैं, हमारे पब्लिक वॉशरूम के आसपास, जहाँ पे यूरिन काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं, है ना, और पानी का यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अमोनिया सिक्रीट हो जाता है। ठीक है, उसी की वजह से पंजेंट स्मेल आती है। ठीक है, पंजेंट स्मेल आती है अमोनिया की वजह से। और इसका अगर वैसे पूछ ले एग्जाम में, यूरिनोड अगर ऑप्शन में हो तो यूरिनोड सही आंसर होगा। और स्मेल किस वजह से होती है, हमारी अमोनिया की वजह से। ठीक है, तो इन दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। फिर हमने देखो यूरिन आखिर यूरिन होती क्या है, ये पानी ही होता है, इसके अंदर 98% वाटर ही होता है। ठीक है, एग्ज़ाम में कई बार 98% भी दे देता है, कई बार 95 से लेके 92% तक का भी इसके अंदर रेंज दे देते हैं। इसलिए ये सारे रेंज सही हैं, डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसे दे रखे हैं। अगर ऑप्शन दे रखा है 98, 90, 80 और 20 तो उसके अंदर 98 सही होगा। अगर यहाँ पे 92 दे दे, 98 दे दे तो वहाँ पे 98 सही होगा। मतलब ऐसे आपको टिक करने आने चाहिए। तो ये सब आंसर लगभग सही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी हमारी यूरिन की। और फिर यूरिन का पीएच, यूरिन हमारी एसिडिक होती है, ज़्यादा डीप एसिड नहीं होता, ये हल्का सा एसिडिक होता है। इसका मतलब ये 7 के अप्रोक्सीमेट होता है ना, 6.4 से 6.8 के आसपास इसका पीएच होता है। पर हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका पीएच है 6.0। तो अगर एग्ज़ाम में 6.0 दे रखा हो ना अप्रोक्सीमेटली लगभग 6, तो 6 को ही टिक करके आना। अगर 6 ऑप्शन में ना हो तो 6.4 और 6.8 तक आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी हमारे यूरिन के बारे में। हमने थोड़ा और पढ़ना है यूरिन के बारे में, पर अभी इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में यूरिन को कंप्लीट करेंगे और फिर हमारा ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो यूरिन की स्टडी को बोलते हैं यूरोलॉजी, यूरोलॉजिस्ट उसका स्पेशलिस्ट हो गया। इसका कलर येलो किसकी वजह से होता है, हमारा यूरिक्रोम पिगमेंट की वजह से। देखो क्रोम से ही समझ में आ रहा है कि कलर के बारे में बात कर रहे हैं। फिर स्मेल इसकी होती है यूरिनोड की वजह से। ठीक है, बिकॉज ऑफ यूरिनोड होती है, और अमोनिया रिस्पॉन्सिबल होता है स्मेल के लिए। ठीक है, पब्लिक वॉशरूम के अंदर हमारा यूरिन के अंदर जब एरिया में प्रेजेंट बैक्टीरिया मिक्स हो जाते हैं ना तब वो अमोनिया क्रिएट कर देते हैं। फिर क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा अमोनिया है ना और किस चीज़ से बनता है। मैंने देखो प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है हमारा हार्बर प्रोसेस क्या होता है। हार्बर प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हार्बर प्रोसेस की वजह से होता है। ठीक है, हार्बर प्रोसेस एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि जो यूरिन है वो लगभग 92 से 95% वाटर ही होता है, या फिर 98% भी करेक्ट आंसर रहेगा, ये वाटर ही होता है। बाकी इसके अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल भी आता है, वो हम कल देखेंगे कि यूरिन के अंदर वेस्ट मटेरियल क्या होता है और क्या चीज़ें यूरिन के अंदर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी ये लेक्चर जितना देखा है उसको रिवाइज़ करो और हम बाकी लेक्चर कल देखते हैं। ठीक है, तो गुड लक एंड हैव ए नाइस डे, बाय।